हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन में। और आज मैं रश्मि एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो जी हाँ हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की जो है सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज हम आगे के चैप्टर्स की बात करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुक में यहाँ पर आपको इसलिए दिखा करके डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जब हम, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि अगर हम बुक देख करके पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, चीजों पर हमारी अच्छी पकड़ बन जाती है। तो चलिए, आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 की ईवीएस की चैप्टर 11 जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, चैप्टर 11 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि 11 जो है वो है फुलवारी। फूलों से रिलेटेड ये चैप्टर है। यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या फूल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है या फिर फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ठीक है, और वहां पर क्या है, सिर्फ हर जगह फूल ही फूल है और उसलिए उसे फूलों की घाटी कहा जाता है। अब यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है डिटेल में, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक ये पॉइंट आया, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब हमेशा हर साल ये क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से कि ये जो आप यहाँ पर एक पेंटिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये एक तरह का चित्रकारी है। ठीक है, ये एक तरह की चित्रकला है, ये पेंटिंग जो है। और इसको क्या कहा जाता है, इसे मधुबनी कहा जाता है। ठीक है, इसको मधुबनी जो है पेंटिंग कहा जाता है। ये कहाँ पर है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये इस तरह का पेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह का डिजाइन बनाया जाता है और ये जो है इस तरह की चित्रकारी को मधुबनी चित्रकारी कहा जाता है। और ये कहाँ पर होती है, बिहार में। देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये जो है चित्रकारी ये कहाँ की है, तो आप बता सकते हैं कि बिहार की है। इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा, क्योंकि बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है जिसके नाम पर इसका इस पेंटिंग का या इस चित्रकारी का नाम मधुबनी पड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है जब कोई त्योहार होता है या फिर कोई खुशी का अवसर होता है तो उस पर अपने घरों में चावल को पीस करके इससे दीवारों पर और जमीन पर इस पेंटिंग को बनाया जाता है। और उसमें अलग अलग कलर भरे जाते हैं और जो कलर्स होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जो है वो पत्तों से और फूलों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर लोग चावल की रंगोली बनाते हैं, चावल के आटे की। ठीक है, अपने घर के बाहर दरवाजों पर। उसी तरह से यहाँ बिहार में जो है, जब त्योहार का मौका होता है या फिर कोई खुशी का अवसर होता है तो लोग चावल को पीस करके उसका घोल बना करके और उसमें कई तरह के रंग मिला करके या सिंपल जिसको जैसा होता है वो उस तरह से इनको बनाता है। दीवार ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नीम, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि सब कुछ क्या होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है। यहाँ पर क्योंकि ये फूलों से रिलेटेड चैप्टर है, फुलवारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फूलों का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, कितना ज्यादा यूज किया जाता है। लोग कलर्स बनाने में लाल रंग के फूलों का यूज, लाल रंग का कलर बनाने में, पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल पीले रंग को बनाने में तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या बनाया जाता है, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और कई तरह के जीव जंतु बनाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी चित्रकारी है, उसकी जो है अब वो मार्केट में जो है सूट्स आपके, साड़ी, उस पर भी इस तरह का प्रिंट आने लगा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि मधुबनी क्या है, ये इस तरह का डिजाइन होता है मधुबनी। और ये कहाँ से रिलेटेड है, बिहार के मधुबनी जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और इस चैप्टर में देखते हैं कि आगे क्या है इम्पोर्टेंट। और ये देखिए पूरा चैप्टर है।
इसमें फूलों के बारे में ही बात किया गया है। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फिरोजा और नीलिमा कहाँ से थी या उनको क्या पसंद है, नहीं। आपको उत्तर प्रदेश में जो है या कचनार के फूल कहाँ पर खाए जाते हैं, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनवाने की या बनाने की फरमाइश करती है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र की ममता ओमल को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है, यानी वहां पर सहजन के फूलों का इस्तेमाल खाने में किया जाता है। ठीक है, आगे आइए, कई तरह के फूलों से दवाइयां भी बनती हैं। अब देखिए यहाँ पे फूलों, बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी और जीनिया से रंग बनाए जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि नाम दे करके कि जीनिया फूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है, या फिर गुलदावरी फूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि इन फूलों से जो है रंग बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। ठीक है, तो फूलों का हमारे यहाँ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर देखिए, हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, एक आपकी स्किन को फिट रखने के लिए और बहुत ही ज्यादा ग्लो देने के लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा दिया गया है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशे में भर लें, इनमें कुछ बूंदे नींबू के डाल लें। इसके इस्तेमाल से सर्दी में आपकी त्वचा बिल्कुल चमकदार रहेगी और फटेगी नहीं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि इत्र कहाँ पर बनाया जाता है या फिर कौन सा स्थान इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, या फिर उत्तर प्रदेश किस लिए या कन्नौज किस लिए सॉरी प्रसिद्ध है। तो आप याद रखें कि कन्नौज कहाँ पर है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, वहां का एक छोटा सा जिला है और ये इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे। खैर, आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना है कि उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज नाम का जिला है वो इत्र के लिए मशहूर है, क्योंकि वहां पर इत्र बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, अब हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, क्योंकि हर चैप्टर से कुछ कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर 16 चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका कि नाम है चू चू करती आई चिड़िया। एनसीईआरटी में देखिए, जो ईवीएस का पेपर आता है उसमें चिड़िया के घोंसले, कौन सी चिड़िया कहाँ पर घोंसला बनाती है, कहाँ पर अंडा देती है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि गिजू भाई बधे का, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि गिजू भाई जो थे वो कौन थे या फिर वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे, गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे और वो क्या करते थे, वो बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे, ठीक है, और पत्र लिखते थे। पत्र में एक्चुअली में क्या लिखते थे, ये जो आप अभी ये जो स्टोरी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो स्टोरी है चूचू करती आई चिड़िया, ये भी एक तरह का पत्र है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जरूर राइटिंग अ लेटर पढ़ा हुआ होगा। देखिए, बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 में उन्होंने ये लिखा था और एंड में भी इसी तरह का एक रेफरेंस दिया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये एक तरह का पत्र है जो कि वो लिखते थे। और गीजू भाई, ये पूछा जाता है कि कौन थे, तो वो जो है बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और पत्र लिखते थे और वो गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कलचड़ी, ठीक है, कलचड़ी दिख रहा होगा। ये क्या है, या फिर इसको हम इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। ओके, कलचड़ी या फिर इंडियन रॉबिन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर ये कहाँ पर अंडे देती है, ठीक है,
पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचुड़ी अंडे देती। ठीक है, ये कहाँ पर अंडे देते हैं पक्षी? ये पत्थरों के बीच में, मतलब सड़क के किनारे। यहाँ देखिए ऊपर दिया हुआ है, घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। ठीक है, इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचुड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन ने अंडे दिए हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि इंडियन रॉबिन कहाँ पर अंडे देती है, या फिर ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि सड़क के किनारे या पत्थरों के बीच में अंडे देता है। तो आपका आंसर होगा कलचुड़ी या फिर इंडियन रॉबिन। दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी हो सकता है कलचुड़ी पूछ लिया जाए, कभी इंडियन रॉबिन भी पूछ सकते हैं। तो कलचुड़ी या फिर इंडियन रॉबिन कहाँ पर अंडे देती है? ये जो है सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके बीच जो खाली जगह होती है उसमें अंडे देती है। और सिर्फ ऐसे नहीं देती है, उसमें बाकायदा घोंसला बनता है। देखिए आगे आप देखेंगे, घोंसला घास से बनाती है ये। ठीक है, ये पक्षी जो है अपना घोंसला घास से बनाते हैं। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब कुछ बिछाते हैं। ठीक है, मीन्स अब ताकि उनके बच्चों को पूरी तरह से कंफर्ट मिल सके, तब ये अंडे देते हैं। कलचड़ी का घोंसला ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि वो कहाँ पर घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए? सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके बीच में खाली जगह में ये घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए। ठीक है, इंडियन रॉबिन। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर कौवे का दिया गया है रेफरेंस। अब यहाँ पर हम आते हैं कोयल। कोयल क्या करती है? कोयल बहुत मीठा गाती है, ये हम सभी को पता है। लेकिन कोयल जो है वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में जाकर देती है। ठीक है, कोयल जो है अपना अंडा कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में जाकर के देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन कवर करे। पहला तो ये कि इंडियन रॉबिन यानी कि जो कलचुड़ी है वो सड़क के किनारे जो पत्थर होते हैं उनके बीच में खाली जगह जहां पर भी पाते हैं वहां पर घोंसला बनाते हैं अंडा देने के लिए। और जो कोयल है, कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है और कौवा ही उसके अंडे को सेता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पक्षी यानी कि बसंत गौरी। इसका की नाम है। नजदीक एक छोटा सा पेड़ है, अब देखिए उसकी डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो आपका आंसर होगा, आपका जवाब होगा कि कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। फाख्ता आपने देखा होगा। ठीक है, फाख्ता क्या करते हैं? वो कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया आमतौर पर अपने मतलब कहीं भी घरों के आसपास या अगर किसी घर में पेड़ होगा तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, वो कहीं भी बना लेती है। अगर उनको एक छज्जा दिखाई देगा वहां पे बना लेंगे। ठीक है, आईने के पीछे कहीं पर भी वो अपना घोंसला बना लेती है। तो जो कौवा है वो कहाँ पर घोंसला बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और कोयल कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। और कौवा जो है अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। साथ ही अगर हम देखें कि जो फाख्ता है, फाख्ता अंडा कहाँ बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच में, जिससे कि कोई भी अन्य जीव या पक्षी जो है वो उसके अंडों को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए जो है वो इस वहां पे ऐसा अंडा बनाती है। ठीक है, सॉरी, इसलिए वहां पर वो ऐसा घोंसला बनाती है अंडे देने के लिए। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास बनाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं पुराने मकान या खंडर में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं पेड़ के तने में। बसंत गौरी आपने देखा था, ये बसंत गौरी है। ठीक है, ये कहाँ पर अपना घोंसला बनाती है? ये जो है पेड़ के तने में, ठीक है, अपना घोंसला बनाते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते। ओके, तो मतलब अपने बचाने के लिए बच्चों को अपने धूप से, गर्मी से, पानी से, हवा से, और साथ ही साथ अन्य दूसरे जो जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनसे बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो बसंत गौरी जो है वो पेड़ के तने में गहरा छेद करती है, तब वहां पर अंडे देती है। दर्जन चिड़िया का जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर देखिए, वो अपनी नुकीली चोंच से ये कुछ अलग ही तरह से बनाती है। ठीक है, अपना घोंसला और फिर उसमें अंडे देती हैं। ये क्या करती है? इनकी जो है एक नुकीली चोंच होती है, जैसे कि देखिए ये क्या करती है? पत्तों को सी लेती है अपनी चोंच से। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और उसके बीच में बनी थैली
को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ठीक, ये क्या करती हैं, दो पत्तों को मिलाती है, आपने देखा होगा अक्सर ये पत्तों को सी लेती हैं और उनके बीच में जो है उसको एक तरह से थैली की तरह या एक तरह से आप कहें कि एक एनवलप की तरह बना लेती हैं और फिर उसमें अंडे देती हैं। शकरखोरा, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये शकरखोरा है, ठीक है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं उसी, ठीक है। ये किस तरह का बनाते हैं, ये एक लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। जैसे कि ये आपने अभी पढ़ा ऊपर कि जो दर्जन चिड़िया होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो पत्तों को सी करके जो है उसमें देती है, ठीक है, अंडे। उसके बाद में जो बसंत गौरी है वो क्या करती हैं, वो तनों में गहरा छेद करके उसके अंदर देती हैं। लेकिन ये जो है शकरखोरा है बिल्कुल उल्टा करते हैं। ये पक्षी पेड़ की डाली पर या झाड़ी पर जो लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं। घोंसलों में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, ये सारी चीजें वो इकट्ठा करते हैं और फिर अपने बच्चों को उसमें पालते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पक्षी का और रेफरेंस आया है यहाँ पर, वीवर पक्षी, ठीक है। वीवर पक्षी सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। सभी जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से उसे जो पसंद आता है वो सिर्फ उसी में ही अंडे देती है, ठीक है। यानी कि उसके सामने 5-6 घोंसले बनाएंगे, उसके बाद में वो देखेगी, जा करके उसका मुआयना करेंगी, उसके बाद अगर उन्हें जो भी घोंसला पसंद आएगा वो उसी में ही अपने अंडे देती है, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, अंडे कौन सा पक्षी कहाँ देता है, कहाँ रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपसे ये जो है पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया है। ये आप बिल्कुल भी इसको लीनियंट मत लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पक्षी को, चिड़िया को उठा करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आ जाते हैं यहाँ पर दांतों के बारे में। दांत कैसे होते हैं, किसके नुकीले होते हैं जानवरों के दांत। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। आपने देखा होगा गाय अगर कभी मुंह खोलती है तो आपने देखा होगा कि उसके जो आगे के दांत होते हैं वो तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। घास चबाने के लिए जो उसके पीछे के दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, या फिर गाय जो है वो घास चबाने के लिए गाय के दांत कैसे होते हैं, या गाय आगे के दांतों से घास चबाती है, पीछे के दांतों से घास चबाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, ठीक है, जो कि पत्तों को काटने का काम करते हैं। और घास चबाने के लिए पीछे के दांत होते हैं जो कि क्या होते हैं, चपटे और बड़े होते हैं। कभी भी हमने भाई पीछे के दांत तो देखे नहीं, क्योंकि ऑल हमेशा मतलब इजिली अब हम उसके मुंह के अंदर तो नहीं झांक सकते, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। ऑफ कोर्स बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। अब यहाँ पर आई सांप। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है, बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सांप जो है वो चूहा निगल जाता है, ठीक है। इसलिए नहीं क्योंकि उसके दांत नहीं होते हैं, उसके दांत होते हैं और नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपना जो भी शिकार होता है उसको पूरा के पूरा निकल जाता है। अब देखिए गिलहरी के दांत, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि गिलहरी के दांत कैसे होते हैं, या फिर किस जानवर के दांत जो है वो घिसते रहते हैं, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है, आप आंसर दे पाएंगे। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते, दांतों से काटने और कुतरने के कारण वो हमेशा घिसते रहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है, जब मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी आगे एनसीईआरटी और सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें आप देख पाएंगे कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो आपका आंसर होगा गिलहरी के दांत। क्यों ऐसा होता है, हमेशा क्यों बढ़ते रहते हैं, अगर वही बढ़ते रहेंगे तो एक दिन तो ऐसा होगा कि उसके साइज से ज्यादा तो उसके दांत बड़े हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके दांत बढ़ते तो हैं लेकिन क्यों, क्योंकि वो घिसते रहते हैं, ठीक है। वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, कुछ ना कुछ खाती रहती है, तो वो करने से उसके जो दांत हैं वो घिसते रहते हैं, और जो दांत घिसते रहते हैं वो धीरे धीरे
साथ ही साथ बढ़ते भी रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, गाय के दांत कैसे होते हैं। गाय के दांत आगे के तो हमें पता ही है कि भाई छोटे होते हैं, ठीक है, जो पत्ते जिससे वो चबाती है। लेकिन जो पीछे के दांत है वो दांत बड़े और चपटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उससे घास चबा सकते। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई वो मांस खाती है, उसको मांस काटने और फाड़ने में आसानी हो, इसलिए उसके दांत नुकीले होते हैं। और उसके बाद में सांप के दांत कैसे होते हैं? सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, लेकिन सांप, अगर ये क्वेश्चन आता है कि सांप सांप अपना जो शिकार है वो चबा कर खाता है या कैसे खाता है, तो आप बताएंगे नहीं, वो अपना शिकार पूरी तरह से पूरा पूरा निगल कर खाता है, ना कि चबा कर खाता है। उसके बाद गिलहरी के दांत। गिलहरी ऐसा जीव है जिसके दांत जो है वो हमेशा घिसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दांत जो है हमेशा घिसते भी रहते हैं और साथ साथ बढ़ते भी रहते हैं, क्योंकि उसका काम क्या है? चीजों को काटने और कुतरने का है, जिसके कारण उसके दांत घिसते हैं और साथ ही साथ बढ़ते भी रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा, हमने 2 चैप्टर आज डिस्कस करे आपके साथ एनसीईआरटी क्लास 4 के। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स लेकर के आएंगे और साथ ही साथ हम क्लास 5 की भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स लेके आएंगे। कोशिश करेंगे 2-3 चैप्टर्स एक वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएं और उसके बाद हम फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।